अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज और आपको वेलकम करते हैं कॉर्पोरेट कॉर्नर में एक नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि हम अपने हर प्रोग्राम में आपको कहते हैं कि जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन चल रही है, जो पैरामीटर्स, जो प्रोटोकॉल सेफ्टी के दिए हुए हैं, सो आप सबको फॉलो करना चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने गिरदोनवा लोगों के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा रिलेटेड इसी से है कि किस तरीके से हम ना सिर्फ अपना पर्सनल ध्यान भी रख सकते हैं, बल्कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, कुछ हमारे लिए, कुछ आगे हम जो ट्रेन कर रहे होते हैं खुद को और आगे अपने बच्चों को और अपनी सोसाइटी को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। सो इस मकसद को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक बहुत एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट। शी इज डूइंग इन मल्टीपल डोमेन्स, शी इज अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी। इसके अलावा स्पेशल बच्चों के ऊपर काफी काम कर रही हैं और काफी डाइवर्स एक्सपीरियंस है। सो लेट्स वेलकम अस्का विद अस। अस्सलाम वालेकुम अस्का। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप? थैंक यू, ठीक ठाक। अस्का, जिसे से मैंने भी इंट्रोडक्शन में भी बात की थोड़ी सी कि साइकोलॉजी इट्स अ वेरी डिफरेंट डोमेन, और हम जब ट्रेन करते हैं अपने खुद को भी और अपने बच्चों को भी, कोई भी नई चीज या कोई भी नई हैपनिंग आ रही होती है, तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा थोड़ा सा कि क्या बच्चों को ट्रेन करना और बड़ों को ट्रेन करना इज इट द सिमिलर थिंग या इनकी साइकोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है? Okay. So when we talk about kids, they are in the process of growing up both physically and mentally, which is why they are more able to learn new skills. आपने सुना होगा कि रेकमेंड किया जाता है कि बच्चों को छोटी उम्र से हिफ्स कराएं, या फिर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस अगर सिखानी है, मतलब बी एड जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, मैंड्रिन, व्हाटएवर, आप जितनी अर्ली एज में बच्चे को सिखाना स्टार्ट कराएंगे वो उतना जल्दी इसको लर्न करेगा. सो किड्स आर क्विक लर्नर्स एज कम्पेयर टू एडल्ट्स. एक तो ये चीज है, बट एट द सेम टाइम बाय द वर्चू ऑफ देयर इमेच्योरिटी किड्स आर मोर इम्पल्सिव. बच्चे ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं. बहुत सी ऐसी रिसर्चेस हैं जिन्होंने ये बात को कंफर्म किया है कि बच्चे जो हैं उनका जो थिंकिंग पैटर्न है इट्स मोर प्रेजेंट ओरिएंटेड. उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो दूर की सोच सकें, दूर के कॉन्सिक्वेंसेस को परसीव कर सकें, समझ सकें. तो उनके फैसले जो होते हैं बेसिकली वो ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं और प्रेजेंट ओरिएंटेड होते हैं. इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत से जो विक्टिम्स होते हैं ऑफ पीयर प्रेशर वो बेसिकली टीनेजर्स या बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. उनकी अपनी थिंकिंग इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो अपने फैसले इंडिपेंडेंटली उस तरह से नहीं ले सकते जिस तरह से एक एडल्ट ले सकता है. एक तो ये चीज़ है. दूसरा ये है कि बच्चों की डिसीजन मेकिंग जो होती है इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन इमोशंस लाइक फियर एंड एंगर एज कम्पेयर टू लॉजिक एंड रीजनिंग. ये चीज़ हम एडल्ट्स में भी देखते हैं. लाइक एडल्ट्स आल्सो रिवर्ट बैक टू इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, बट वो मोस्टली होता है अंडर प्रेशर वाली सिचुएशंस में. when there's a lot of pressure, तो वो भी एक चाइल्ड लाइक उनके पैटर्न्स बन जाते हैं. बट दिस इज मोस्टली कॉमन इन किड्स एज कम्पेयर टू एडल्ट. तो ये कुछ फर्क है बच्चों में और एडल्ट्स में, उनके इमोशंस को लेके, उनकी लर्निंग को लेके. अच्छा, ये तो आपने एक ब्रीफ बता दिया कि बेसिकली डिफरेंस क्या है और उनका पैटर्न क्या होता है बच्चों का लर्निंग का और एडल्ट्स का क्या होता है. सो अगर हम बात करते हैं कि इनका जो ट्रेनिंग प्रोसेस जो होता है, इनका ट्रेनिंग प्रोसेस पे किस तरीके से वेरी करता है. मतलब हमें व्यूअर्स को बल्कि एक चीज बताइएगा कि आप जो डिवीजन करते हैं बच्चों की वो किस एज ब्रैकेट्स में लाके करते हैं, और उस एज ब्रैकेट के हिसाब से इनका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हैं. अच्छा, जब हम पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम सब लोग उस फेज से गुजरे हुए हैं क्योंकि हम कभी ना कभी बच्चे थे. तो जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है. ऑल्दो दीज टू वर्ड्स आर सिनोनिमसली यूज्ड, ठीक है, बट इनका बायोलॉजिकली डिफरेंस है, दोनों का मुख्तलिफ मीनिंग है. ठीक है, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं इट्स बेसिकली इट्स अ फिजिकल चेंज इन साइज ऑफ अ चाइल्ड. ठीक है, और ये जो है इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है. मिसाल के तौर पे किसी बच्चे का वेट हो गया, बच्चे की हाइट हो, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, तो ये सारी चीजें ग्रोथ में आ जाती हैं. उसी तरह जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. और दूसरा ये कि ये इसमें भी चेंजेस आकर करते हैं, बट नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली. ठीक है, तो ग्रोथ में तो ये सब चीजें आ गई, हाइट आ गई, वेट आ गया, साइज
स्ट्रक्चर सब आ गया। जब डेवलपमेंट की बात होती है तो उसके कुछ एरियाज होते हैं, जिस तरह के एक तो कॉग्निटिव होता है, इंटेलेक्ट, बच्चे का इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, उसमें आपकी मेमोरी भी आ जाती है, उसमें आपका एनालिटिकल थिंकिंग भी आ जाती है, किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें, आईक्यू आ जाते हैं, ये सब चीजें जो होती है ना एक कॉग्निशन के अंदर आ जाती हैं, ये एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट होता है। सेकेंडली जो होता है देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा जो है या कोई भी एडल्ट जो है वो किस तरह से दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक 5 महीने का बच्चा जो है वो क्या दूसरों को देख के स्माइल दे रहा है। 10 month old kid, is he able to wave to other people? क्या वो वेव कर पा रहा है? उसी तरह 5 साल का बच्चा जो है उसको क्या शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है? क्या वो अपनी बारी का वेट करता है? टर्न टेकिंग का तरीकाकार आता है उसको? ये सारी चीजें जो होती हैं सोशल स्किल्स में आ जाती हैं, तो ये एक एरिया होता है डेवलपमेंट का। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें आपकी 2 चीजें आ जाती हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, एक होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और एक होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज। ठीक है, जब हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की बात करते हैं तो किसी भी इंसान की जो स्पीच होती है, जिस तरह से वो थ्रू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहा है, वो आ जाता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के अंदर। एंड देन कम्स द रिसेप्टिव लैंग्वेज, कि कोई और इंसान उससे जो भी बात कर रहा है, कोई भी लफ्ज यूज कर रहा है, कोई भी मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, वो उसको कितने अच्छे से प्रोसेस कर पा रहा है। ठीक है, तो ये रिसीविंग एंड पे आता है। एक होता है एक्सप्रेसिव, कि आप किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपनी बात को, और एक होता है रिसेप्टिव, कि आप उसको किस तरह से परसीव कर रहे हो। तो ये हमारा कम्युनिकेशन डोमेन आ जाता है। देन जो है आपका जहाँ फिजिकल बात आती है वहां पे आता है मोटर स्किल्स, ये भी एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट है। उसमें आ जाते हैं आपके फाइन मोटर स्किल्स एंड देन देयर आर ग्रॉस मोटर स्किल्स। जब हम फाइन मोटर की बात करते हैं, ये होते हैं आपकी बॉडी के छोटे मसल्स। मिसाल के तौर पे बच्चा किस तरह से किसी चीज को पकड़ रहा है, क्या वो इंडिपेंडेंटली खाना खा, स्पून को पकड़ना आ रहा है, इंडिपेंडेंटली खाना खा सकता है, तो आपके हाथों के और फिंगर्स के जो मसल्स हैं वो आ जाते हैं फाइन मोटर के अंदर। एंड देन देयर इज ग्रॉस मोटर, जो लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी होते हैं, कि बच्चा किस उम्र में, किस एज में उसने बैठना सीखा है, उसने रनिंग करना सीखा है, उसने क्रॉलिंग करना सीखा है, स्किपिंग करना सीखा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी ग्रॉस मोटर में। तो इन एरिया थ्रू हर बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट को असेस किया जाता है। सो दीज आर द बेसिक एरियाज। ये अब उसमें ये है कि आप ये एरियाज आपके इट्स लाइक ये ग्रेजुअल, इसमें जो होता है बच्चा जो है एक ग्रेजुअल प्रोसीजर है जिसे गुजरता है, और हर एज के अपने अपने माइलस्टोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये बस एक है कि आप कैसे, एक बच्चा जो है जो पैदा होता है, इमीडिएट बर्थ होती है, इमीडिएट क्राई होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि क्या वो बच्चा रोया है नहीं। देन देयर इज नेक होल्डिंग, एक वो माइलस्टोन होता है जो बच्चे ने अचीव किया है। उसके बाद अगला माइलस्टोन आ जाता है कि बच्चा आई कांटेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि बच्चा जो बिल्कुल ऐसी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कि बच्चे ने कब क्रॉलिंग शुरू की, कब टेबल को पकड़ के या किसी चीज को सहारा लेके खड़ा होना सीखा, फिर उस तरह कब उसने वॉक करना सीखा, फिर उसने भागना कब शुरू किया, भागते भागते फिर उसने स्किपिंग, रनिंग और इस तरह की सारी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की इस तरह ग्रेजुअली डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। सही। अस्का माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से आपने ब्रीफ किया, बड़ा मजा आया इस सारे प्रोसेस को देखते हुए, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को भी देखा, खुद का भी थोड़ा टाइम ऑब्वियसली पता याद तो नहीं आता, लेकिन कुछ चीजें रिमेम्बर हमें आ रही होती हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज बताइएगा कि जिस तरीके से हमने बात की इस वक्त डेवलपमेंट की, कि किस तरीके से आपकी लर्निंग स्टेज होती है, ग्रोथ तो अपनी जगह वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो हो रही होती है। सो डेवलपमेंट पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, और हम किस तरीके से उनको मजीद बेहतर कर सकते हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि कहते हैं कि जो फर्स्ट 7 years होते हैं उसमें बच्चे की पर्सनैलिटी काफी हद तक डेवलप होती है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन ऐड के जिसमें बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए, सोशलाइजिंग स्किल्स आए, उसके अंदर कम्युनिकेशन उसकी बेहतर हो सकती हो? अच्छा, उसमें ये है कि देखिए दोनों चीजों के लिए, ग्रोथ के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए भी कुछ
फैक्टर्स होते हैं जो इसको दोनों चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम उनको ब्रॉडली देखें तो बेसिकली होता है एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक नेचर है, कुदरत का जो निज़ाम है उस नेचर, एंड देन देयर इज नर्चर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। ब्रॉडली ये दो चीजें हैं जो कि किसी भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, बट उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो नेचर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हेरिडिटी आ जाती है। इट इज बेसिकली द फिजिकल, इट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड्स द चाइल्ड, कि पेरेंट्स के जो अंदर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाते हैं थ्रू देयर जीन्स, ठीक है, जेनेटिक्स की जांच होती है। तो एक तो ये फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। जीन्स में बहुत चीजें आ सकती हैं, बालों का टेक्सचर बच्चे के, आंखों का रंग आ गया, बच्चे की हाइट आ गई, ठीक है, उसके अलावा इवन के बच्चे का इंटेलेक्ट, बच्चे का एप्टीट्यूड, ये चीजें भी जो हैं वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म होती हैं। तो एक ये फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर जिस तरह के जेंडर की अगर हम बात करें, वो भी इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि मेल्स और फीमेल्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी डेवलपमेंट भी फर्क होगी ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल बॉयज की जब हम बात करें, दे टेंड टू ग्रो टॉलर एंड दे हैव यू नो देयर, उनकी बिल्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, बट एट द सेम टाइम लड़कियां ज्यादा जल्दी मैच्योर कर जाती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। तो ये एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके बाद हार्मोन्स होते हैं, वो भी एक नेचर का ही एक फैक्टर है कि अगर इफ देयर इज इम्बैलेंस इन द हार्मोन्स ऑफ अ किड तो उसकी वजह से बहुत से डेवलपमेंट में डिफेक्ट्स आ सकते हैं। बच्चे में बहुत सी बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बच्चे में ओबेसिटी हो सकती है, और भी बड़े मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं किसी भी बच्चे के, वो भी एक फैक्टर है जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ये तो सारी नेचर की बात होगी। अब जब हम नर्चर की बात करते हैं, नर्चरिंग क्या होती है कि जो कौन से इन्वायरमेंट्स के थ्रू कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, ये किसी भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदा करती है। बच्चों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है एक्सरसाइज, बच्चों को बहुत सी डिजीजेस से बचाया के रखता है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है, उनकी स्लीपिंग पैटर्न्स अच्छे होते हैं, उनका मूड अच्छा होता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको काम डाउन करने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन देयर इज न्यूट्रिशन, बच्चे की डाइट, अगर तो एक बैलेंस किस्म की सारी जो चाहिए होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब किसी भी बच्चे की डाइट में पूरा कर रहे हैं तो बच्चे की ग्रोथ के लिए, ब्रेन के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है ये चीज। तो ये एक फैक्टर है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली द मोस्ट प्रोफाउंड फैक्टर जो है वो है आपका फैमिली इन्फ्लुएंस, फैमिली एनवायरनमेंट है। बहुत ज्यादा रिसर्चेस हुई हुई हैं इस चीज पे कि किसी भी बच्चे की अगर आपने पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखनी है तो उसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स जो हैं बहुत सा अपना टाइम, एनर्जी, लव, ये चीजें इन्वेस्ट करें उस बच्चे के साथ थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज, लाइक they can read with them, they can play with them, और कोई भी मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस करें अपने बच्चों के साथ। तो वो जो एक फैमिली बॉन्ड होता है ना, वो एक बच्चे को बहुत ज्यादा नर्चरिंग होता है एक बच्चे के लिए। while at the same time अगर कोई नेग्लेक्टेड किड है, बच्चा ऐसा है जो नेग्लेक्ट हुआ है अपने चाइल्डहुड में, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पे, तो देयर आर चांसेस कि उसमें he might have lack of social skills, वो दूसरे लोगों के साथ उस तरह से रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर पाएगा जब वो बड़ा होगा, जब वो दुनिया में आगे आउटसाइड द वर्ल्ड अपने घर से बाहर निकलेगा लोगों के साथ, तो इन चीजों में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो नर्चरिंग के पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कैसे कोई फैमिली जो है अपने बच्चे को किस तरह का टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करके उसको प्यार देके उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये तो हो गया नेचर एंड नर्चर, ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया। एक तरफ होते हैं आपके जो जिन चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है, विच इज नेचर, कुदरती तौर पे कुछ चीजें होती हैं फैक्टर्स, एंड देन देयर इज नर्चर जो आपके सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो एक रोल प्ले करते हैं।
गुड। अच्छा अस्का, ये जिस चीज़ से आपने भी बताया कि फैमिली का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे अपने पेरेंट्स का रोल बताया, इस पे इंशाल्लाह आपके साथ जैसे हमारी डिस्कशन भी हुई थी, हम लोगों ने स्पेशल सेशंस रखने हैं इसके ऊपर कि हम बच्चे को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। इंशाल्लाह व्यूअर्स, हमारी अस्का से पहले भी इस चीज़ की डिस्कशन हो चुकी है, हम 2-3 स्पेसिफिक टॉपिक्स प्रॉपर लेके आके हम उस पर स्पेशल शोज करेंगे। लेकिन अस्का, अभी मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जैसे कि आपने एक्टिविटीज बताई कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द किड्स। आउटडोर एक्टिविटीज कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई दफा हम ये कहते हैं जी बाहर जाएंगे मिट्टी होगी, बच्चा गिरेगा, चोट लगने का खतरा है, लेकिन अगर हम देखते हैं अपने बचपन के जमाने में तो हमें इंकरेज किया जाता था कि जी बाहर जाके खेलो, आप सोशलाइज करो, बच्चों में रहो, बड़ों में रहो, आप बहुत कुछ सीखते हो। सो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आपके ख्याल में कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज? देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि इंडोर गेम्स भी जो होती हैं, कुछ ऐसी इंडोर गेम्स होती हैं, कुछ ऐसी बोर्ड गेम्स होती हैं, अब तो इंटरनेट पे भी बहुत सी ऐसी गेम्स आ गई हैं, वो भी बच्चे के कॉग्निशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप पजल्स कराते हो, पजल्स के थ्रू बच्चा बहुत सी उसका बच्चे का अटेंशन स्पैन बेहतर होता है, बच्चा जो है उस तरह से देखिए एनालिटिकल थिंकिंग बेटर हो जाती है। देन देयर आर सो मेनी मेमोरी गेम्स, ठीक है, मेमोरी गेम से बच्चे की मेमोरी में इम्प्रूवमेंट आती है। इस तरह की इंडोर गेम्स बहुत हैं जो कि फायदा देती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ बच्चा जो है आउटडोर गेम्स करे और इंडोर गेम्स जो है उनको फायदा ना दे, इंडोर करती हैं, बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट बात जो सबसे मेन फैक्टर जो मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, दैट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि टिपिकल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का व्हेन इट कम्स टू किड्स, एक्सरसाइज का मतलब है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में एंगेज किया जाए, बहुत सी फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए, क्योंकि ग्रोथ होनी है ना, बच्चे की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होनी है। तो ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है एक बच्चे के लिए कि वो जितना ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज करेगा, भागे दौड़ेगा, तो उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी और उतनी अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए प्रमोट किया जाता है कि बच्चों को जरूर बाहर लेके जाएं और आउटडोर एक्टिविटीज कराएं। अदर देन दैट, जहाँ तक और फैक्टर्स की बात है उसके लिए हाँ, इंडोर गेम्स भी उतनी ही फायदा देती हैं, बट दिस इज द मेन फैक्टर जिसके लिए बच्चों को आउटडोर जाके खेलने की जरूरत है। अच्छा, आजकल एक बहुत बड़ा जो कमेंट लोगों से, पेरेंट्स से सुनने को मिलता है और जो हम अपने घरों में भी देखते हैं, kids are very addicted to like tablets, mobiles and all sort of gadgets, electronic gadgets. So कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदेह है उनकी ग्रोथ के लिए बचपन में ही, लाइक 2-3-4 साल से उनके हाथ में गैजेट्स आ जाएं, आईपैड्स आ जाएं या टैबलेट्स आ जाएं या मोबाइल्स आ जाएं? क्योंकि हम लोग नॉर्मली होता ही है कि जब पेरेंट्स बच्चों को तंग कर रहे होते हैं, बच्चे या कि काम नहीं कर पा रहे होते हैं किसी वजह से, एक दफा हम देख के उनको एडिक्ट तो करवा देते हैं, लेकिन बच्चों की एडिक्शन बहुत ज्यादा आती है। तो कितना आप कैसे देखते हो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इस चीज को? देखिए, किसी भी चीज़ के बहुत एक्सेसिवली यूज़ करने का तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ को बैलेंस लेके चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल ही बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना ये भी एक मसले वाली बात है, क्योंकि वो बच्चों की एक तरह से सेल्फ एस्टीम को हिट करेगा। उनके और जितने पीयर्स हैं, उनके दोस्त हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, तो एक आपके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि अच्छा मैं मेरे पास एक चीज़ नहीं है, उनके पास है, और मैं उनके लेवल पे नहीं। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो होती है ना बच्चे की, वो अचीव नहीं हो पाती। तो हाँ, हाँ, इंफीरियॉरिटी में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल महरूम कर दिया जाए इन चीज़ों से, बच्चों को ज़रूर दे, एक्सपोजर होना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम एक बैलेंस तरीके से चलना ज़रूरी है। एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इन चीज़ों को देखने के लिए एक मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी एक स्क्रीन टाइमिंग जो होता है, एक लिमिट होनी चाहिए उसकी। बच्चों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बच्चों की आईसाइट के लिए ठीक नहीं है, बच्चों का आप कह लें कि बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्ग्रॉस्ड हो जाते हैं, बच्चे वाकई में एडिक्शन हो जाती है। जैसे ये पबजी का मैंने देखा कि इस गेम का इतना ज़्यादा एडिक्शन हो चुकी है कि अब इवेंचुअली उसको बैन करना पड़ा है। तो हाँ, किसी भी चीज़ को एक बैलेंस तरीके से लेके चलेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ही। पेरेंट्स का बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ये चीज़ें यूज़ कराएं, यूज इट एज ए रीइंफोर्समेंट, ठीक है। किसी भी बिहेवियर को अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कोई बिहेवियर इंप्रूव करे या कोई नया बिहेवियर बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो यू कैन यूज ऑल दीज थिंग्स एज ए रीइंफोर्समेंट कि आप ये काम करो, ठीक है, तो एज ए टोकन, एज ए रिवॉर्ड आपको इतने टाइम के लिए गेम खेलने को मिल जाएगी। वहां तक तो बात ठीक है कि आप एक टाइम लिमिट रखते हैं, बट एक्सेसिवली यूज इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। तो उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक बच्चों के लिहाज से मेरा एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट जो मुझे फील होता है,
मुझे याद है कि हम बचपन में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे उनसे हम स्टोरीज सुना करते थे, उनसे कहानियां सुना करते थे, और मुझे आज भी कई कहानियां, कई चीजें याद है. सो हाउ इम्पोर्टेंट स्टोरी टेलिंग in terms of development of the kid? अच्छा, ये तो आपने बात बिल्कुल अच्छी की है कि स्टोरी टेलिंग जो है इट्स द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टीचिंग. एक तरह से एक टीचिंग का बहुत अच्छा तरीका है. स्टोरी टेलिंग मजे की बात है कि देखें, बहुत देयर आर सो मेनी कल्चर्स, ठीक है, और नॉट एवरी कल्चर इज लिटरेट, बट ये देखने की इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर कल्चर में स्टोरी टेलिंग जरूर होती है. True. ये कोई हमारा कल्चर नहीं है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये एक बहुत अच्छा वे है बच्चों को सिखाने का, और बच्चे बहुत सी चीजें स्टोरी टेलिंग से सीखते हैं. सबसे पहला स्किल जो सबसे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जो एक फायदा होता है बच्चों को, बच्चे जो होते हैं ना, दे आर वेरी, मैंने आपको पहले भी बताया, बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, बातूनी से होते हैं, हाइपर से होते हैं. तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू एक फायदा तो ये है कि उनके लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं. आप जब स्टोरी टेलिंग करते हैं तो द किड बिकम्स अ मोर एक्टिव लिसनर बिकॉज यूर एट द लिसनिंग एंड. तो उससे उनके जो लिसनिंग स्किल्स होते हैं ना, वो इम्प्रूव करते हैं. नंबर 1 चीज तो ये है, बहुत फायदा है इसका. दूसरा, आपकी मेमोरी इम्प्रूव कर सकती है थ्रू स्टोरी टेलिंग. कैसे इम्प्रूव करेगी? आप बच्चे को एक दिन आधी स्टोरी सुनाएं और अगले दिन आप बच्चे से पूछें कि अच्छा हमने कहाँ पे छोड़ी थी कहानी, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. बच्चा रिकॉल करेगा तो बच्चे की मेमोरी इंप्रूव होगी. या फिर आप बच्चे को ये कहें कि चलो आज तुम वो वाली स्टोरी नरेट करो जो मैंने तुम्हें सुनाई थी. बच्चा वो पूरी स्टोरी अगेन मेमोरी रिकॉल करेगा और फिर वो सारी स्टोरी सुनाएगा, तो उससे उसकी बच्चे की मेमोरी में इम्प्रूवमेंट आएगी. उसके अलावा आप जो हो स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सी हम डेली बेसिस में बच्चों के साथ जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो तो इट्स वेरी लिमिटेड उस तरह से, बट थ्रू स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा वोकैबुलरी एनहांस हो सकती है बच्चे की. आप बहुत से ऐसे वर्ड्स उस स्टोरी में डाल सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें. इनफैक्ट कल्चर के बारे में बहुत नॉलेज आती है थ्रू स्टोरी टेलिंग. डिफरेंट मुख्तलिफ कल्चर के बारे में बच्चों को समझ आती है, बच्चों को पता लगता है. एंड उसके अलावा बच्चों की इमेजिनेशन बहुत इम्प्रूव होती है. जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं तो उसकी वजह से बच्चे कैरेक्टर्स को इमेजिन करेंगे. विजुअलाइजिंग का कॉन्सेप्ट होता है. हम जब विजुअलाइजिंग की बात करते हैं, इट्स बेसिकली द चाइल्ड इज इमेजिनिंग थिंग्स. विजुअली बच्चा इमेजिन कर रहे हैं चीजों को, तो उसमें कैरेक्टर्स को इमेजिन करेगा. ठीक है, गेटअप क्या होगा, किस तरह की इन्वायरमेंट होगी, कोई विलेज की कहानी है, अर्बन एरिया की है, रूरल एरिया की, तो सारी चीजें जो है ना बच्चा इमेजिन करता है. तो इससे बच्चे की इमेजिनेशन बहुत इंप्रूव होती है. और विजुअलाइजिंग जो इमेजिनेशन की जब हम बात करें, ये आगे बहुत सी चीजों में फायदा देती है. अगर बच्चे की इमेजिनेशन अच्छी है तो आगे बहुत से ऐसे, जैसा एनालिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात करें, तो उसमें इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले है. तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू एक ये फायदा भी है. उसके अलावा ऐसे भी होता है कि बहुत केसेस में देखें, सबसे पहले जब बच्चा कहानियां सुनता है तो उसके बाद बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है कहानियां पढ़ने का और फिर कहानियां लिखने का. ठीक है, तो ये स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा फायदा है कि बच्चों का इंटरेस्ट, पहले जब बच्चे कहानियां सुनते हैं तो उसके बाद फौरन शौक पैदा हो जाता है कि अच्छा मैं कहानियां सुनी है इतनी ज्यादा, तो मैं कहानियों को पढ़ूं भी. तो उससे उनका रीडिंग की इम्प्रूवमेंट आती है. उसके बाद उनको लिखने का शौक होता है कि अब मैं स्टोरीज लिखूं, जैसे कि मैंने कोई स्टोरी पढ़ी तो अब मैं खुद लिखूं. तो इसके बहुत से फायदे हैं स्टोरी टेलिंग के. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ टीचिंग बिकॉज इसमें बच्चा इंटरेस्ट भी बहुत लेता है. सही. अच्छा, जिसे साहब ने अभी बात की एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, सो बच्चों में इस चीज को कैसे बेहतर कर सकते हैं? एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग शुरू से किस तरीके से हम एम्बेड कर सकते हैं उनके अंदर? अच्छा, इसमें बेसिकली पहले तो समझें कि एनालिटिकल थिंकिंग है क्या. इट्स बेसिकली अ कंपोनेंट ऑफ विजुअल थिंकिंग होती है थ्रू विच बच्चे जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखते हैं. किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है इफेक्टिवली एंड क्विकली. वैसे तो मैं अभी आपको टिप्स बताऊंगी, बट वैसे मैं आपको बता दूं एक बहुत बेसिक तरीका जो होता है ना, जो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आया आपके सामने, आपने उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले नंबर 1 स्टेप ये होता है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या और उसको डिफाइन करें. ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या. सही. उसके बाद नंबर 2 स्टेप ये आता है कि आप उस प्रॉब्लम के
पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है ना वो जॉट डाउन कर लें या सोच लें, ठीक है। आपके जहन में जितने सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, आपका थोड़ा सा होराइजन बढ़ेगा, आप थोड़ा सा एनालिटिकली उसको एनालाइज करें और देखें कि अच्छा ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई है, अब इसका पॉसिबल सॉल्यूशंस 3 से 4 आप लिख लें, जो भी आपके जहन में आ गए, ठीक है। ये नंबर 3 स्टेप होता है कि आप उस हर पॉसिबल सॉल्यूशन के प्रोज एंड कॉन्स देख लें। सही। ये जो मैंने सोल्यूशन लिखा है इसका फायदा नुकसान क्या है, अच्छा इस सोल्यूशन का फायदा नुकसान ये क्या है। इसी तरह हर सोल्यूशन का प्रोज एंड कॉन्स लिखें। उसके बाद आपको प्रोज एंड कॉन्स जब आप लिखेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी कि इनमें से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कौन सा नजर आ रहा है, ठीक है। आप वो सोल्यूशन निकालें, उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद इवैल्यूएट करें कि क्या वो फायदा, और अगर नहीं है तो फिर आप दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन निकालें। तो ये एक बहुत ट्रेडिशनल, बहुत बेसिक और बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जब अब इसमें एज की भी बात है ना, अब छोटे बच्चे जो बहुत छोटे हैं उनके लिए तो ये बहुत ओवरवेलमिंग होगा ये सारे प्रोसेसेस। तो ये जो कि अब बच्चे टीनेजर्स हैं या अर्ली अडल्टहुड में हैं, उन बच्चों के लिए तो ये बहुत इफेक्टिव है। बट जो यहाँ पे छोटे बच्चों की बात आती है उनके लिए और बहुत से तरीके हैं जिनके थ्रू आप उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या एनालिटिकल थिंकिंग उनकी बेहतर हो सकती है। उसके लिए नंबर 1 चीज तो ये है कि आप प्रिटेंड प्ले कहते हैं जिसे हम, कि आप थ्रू प्ले, थ्रू गेम्स आप बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बच्चों से सवाल करें, कोई भी गेम या कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो तुम्हारे ख्याल में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हम किस तरह से, जिस तरह हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इस टावर के ऊपर ब्लॉक कोई रख दें तो हम, तुम्हारे ख्याल से हम इसको कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो बच्चा खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखेगा इसको ऐसे करना है या वैसे करना है। या आप उसे क्वेश्चन कर लेंगे, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं आग के अंदर पानी डाल दूंगी तो क्या होगा। तो बच्चा फिर सोचेगा, फिर बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा। तो उसके साथ, बच्चे के साथ खेल खेल में आप बच्चे की एनालिटिकल थिंकिंग पे काम कर सकते हैं। उससे मुख्तलिफ ओपन अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उनको ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चों को थ्रो करें हर चीज में। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम क्या करते हैं कि जब बच्चा कोई सवाल करता है ना, हम फौरी तौर पे जवाब दे देते हैं। कोई भी सवाल आएगा ना, हम इंस्टेंटली उसको जवाब दे देंगे, क्योंकि किड्स हैव अ वेरी क्यूरियस माइंड। तो हर बार कुछ ना कोई सवाल करते हैं आपसे, तो करना ये है कि आपने उनको फौरी तौर पे जवाब नहीं देना। आपने उनके इन रिटर्न आपने एक और क्वेश्चन उन पे फेंकना है कि बच्चा अगर आपसे पूछे किसी चीज के बारे में कि ये क्या है, तो आप उसको वापस से सवाल करें कि व्हाट डू यू थिंक इट इज, ठीक है। या कोई और चीज पूछे तो आप उससे पूछें कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तुम्हें क्या लगता है ये बंदा ऐसे क्यों कर रहा है, या इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, या ये सिचुएशन ऐसी क्यों है। तो आपने उनको, बच्चे जब आपसे क्वेश्चन करें तो आप उनको काउंटर क्वेश्चन करें। सही सही, ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है। अच्छा, उसमें ये है कि एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप बच्चे को कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग दे रहे हैं या बच्चे को आप कोई क्वेश्चंस आप बच्चे पे थ्रो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आप बच्चे से, तो बच्चे को कुछ वक्त दें प्रोसेस करने का। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए कुछ वक्त मिलना चाहिए। फौरन से इंस्टेंटली आपने बच्चों को इंटरवीन नहीं करना फौरन से, या उनको जवाब नहीं देना। थोड़ा सा उनको प्रोसेस करने की जरूरत है। आप उसके लिए यू कैन काउंट टिल 60 सेकेंड्स या 120 सेकेंड्स। आप वेट करें, आप बच्चे से पूछें, उसके बाद आप वेट करें, फिर देखें कि बच्चा जो है किस तरह से लेके चल रहा है। और दूसरी चीज ये जरूरी, बच्चा अगर कोई भी जवाब देता है, जब आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो चाहे वो सही है या गलत है, आपने उसको ये नहीं बोलना है, इस पे कोई आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देना कि नहीं ये गलत कह रहे हो। आप उस पर दोबारा पूछे बच्चे से कि अच्छा अगर तुम ये कह रहे हो, इंटरेस्टिंग बात है, तुम्हारा जवाब तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने क्यों ये बात की है, क्या सोच के तुमने ये बात की, ठीक है। तो बच्चों की, हाँ बिल्कुल, तो बच्चों की एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये है, आपने उनको ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं किसी भी चीज को लेकर। सही, चलेगा। अच्छा असला, मुझे लास्ट एक चीज बताइएगा, रूटीन एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, बच्चों के डेली बेसिस की रूटीन है, उसमें देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट अ किड गोज थ्रू,
ठीक है। और एज मच एज ये आपकी बच्चों के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं लर्न करने के लिए विद चेंज, पर एट द सेम टाइम जो चेंज होता है ना बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल भी होता है, ठीक है। और बच्चे अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस देख रहे होते हैं, टीचर बदल गया, ठीक है, एक एक घर से दूसरे घर मूव होना है, शिफ्टिंग हो गई, ये भी एक चेंज। फिर बच्चों की डेवलपमेंट में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, बच्चा फीडर पी रहा है, बच्चे को फीडर पीने की आदत है, फौरन से उसको एक चेंज आ गया कि अब उसने मग में पीना है, दूध का ग्लास जो है ग्लास में पीना है। तो ये बहुत से चेंजेस होते हैं जो बच्चा गो थ्रू कर रहा होता है और ये कहीं ना कहीं एडअप कर रहे होते हैं स्ट्रेस बच्चे के अंदर। बट जो बेस्ट तरीका है बच्चे का किसी भी स्ट्रेस को हैंडल करने का वो ये है कि जो भी चेंज उसकी लाइफ में आ रहा है बच्चा उसको पहले से ही बच्चे को मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि ये आपकी लाइफ में। और दूसरी बात ये कि वो चेंज जो है कहीं ना कहीं उसकी रूटीन के साथ रूटीन से मिलता जुलता हो जाए या आप उसको एक रूटीन का हिस्सा बना दें, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड रूटीन जो होती है बेसिकली बच्चों को इट मेक्स अ किड फील सेफ, ठीक है। बच्चे हाँ बच्चों को एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी आती है, देन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है बच्चे पे, ठीक है। बच्चों की पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली जहाँ पे बच्चों के लाइफस्टाइल की बात होती है, इट हेल्प्स इन मेकिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जिस तरह बच्चों की नींद और बच्चों की खाना ईटिंग पैटर्न्स जो हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन से बहुत इम्प्रूव होते हैं। जिस तरह हम जब भी बात करते हैं स्लीप हाइजीन की, स्लीप हाइजीन बेसिकली है कि कुछ ऐसी टिप्स हैं जिससे आप अपनी नींद बेहतर कर सकते हैं। जब भी हम स्लीप हाइजीन की बात करते हैं उसमें ये बात जरूर करते हैं कि चाहे वो बच्चा है या कोई एडल्ट है, आपने अपना सोने का और अपने जागने का टाइम फिक्स कर लेना है। आपका वेकअप टाइम और आपका स्लीप टाइम फिक्स होना चाहिए। तो ये एक स्केड्यूलिंग के थ्रू आप अपनी जिंदगियों में अगर आप अपने टाइमिंग्स एक स्केड्यूल करके अपनी पूरे दिन की रूटीन को स्केड्यूल कर रहे हैं तो इससे आपकी नींद और खाना पीना भी बेहतर हो सकता है। नींद अच्छी हो सकती है। खाने पीने का ये कि अगर आप उसकी स्केड्यूलिंग कर रहे हैं कि आपने सुबह इतने बजे उठ के नाश्ता करना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने इतने बजे लंच करना है, इतने बजे डिनर करना है, वो रूटीन अगर आपकी फिक्स हो जाए तो उससे आपकी ईटिंग पैटर्न्स बेहतर हो जाते हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि अगर आपने अपनी ईटिंग पैटर्न्स बेहतर करने हैं तो आप वैसे हम यूजुअली तो 3 टाइम्स अ डे 3 मील्स खा रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, बट कहा ये जाता है कि 3 की जगह 6 दफा खाएं। अच्छा, सही। उसमें ये है कि क्वांटिटी आप कम रखें, चंक्स में खाएं, इंटरवल आप ज्यादा रखें, मतलब कि ये है कि हर 2 घंटे बाद। सही। चले, एनीवेज थैंक यू अस्का, इट वाज वेरी नाइस, बड़ा मजा आया आपसे डिस्कस करके। सो व्यूअर्स, दिस वाज अस्का और बड़ा मजा आया इनके साथ डिस्कस करके। हमने बच्चों को स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस किया और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही इस कॉन्टेक्स्ट में, जो कि वाकई हम प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं और अपनी डेली रूटीन में फॉलो भी कर सकते हैं। नॉर्मली कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें बताई जरूर जाती है लेकिन वो प्रैक्टिकल इतनी नहीं होती, लेकिन आज की जितनी भी डिस्कशन थी दैट वाज वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। मुझे अपने होस्ट को इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी दोबारा किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।